Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. And in this video we are going to discuss about the research PYQ and also the important topic, like the questions that come from this topic. Like this is the topic that is most frequently asked कि research में क्या पढ़ना है. Everybody have like this type of questions कि research में क्या पढ़े. Like हमने major nursing part तो complete कर लिया है, उसमें पढ़ लिया कुछ कुछ, but research से किस type of questions आता है, क्या पढ़े क्या न पढ़े. Okay, so today we are going to solve all the PYQ जो कि like approximately जो भी हमारे NORCET 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू रिसर्च वो सारे हम सॉल्व करेंगे एंड लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी हम पढ़ेंगे. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इजी जो कि आया था कि आइडेंटिफाई द इमेज चार्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चार्ट इन द इमेज. ओके सो इन द इमेज दे आर शोइंग सम काइंड ऑफ कि ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट सा कुछ कुछ है एंड दे आर सेइंग कि विच टाइप ऑफ चार्ट is that, whether it is scatter chart और पाई ग्राफ और हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ. ठीक है ना. सो इन द रिसर्च बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं सो वी हैव लाइक वेरियस प्रोसेस. तो जब हम रिसर्च को एनालाइज करते हैं सो वी आर रिप्रेजेंटेड दैट इन द फॉर्म ऑफ सम ग्राफ. है ना. सो ये कौन सा ग्राफ है. ठीक है ना. सो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैटर चार्ट. सो स्कैटर चार्ट और स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं. सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे टू जो हम कंपैरिजन जो दो ग्रुप्स होते हैं उसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि इस एग्जांपल में क्या दे रखा है कि टेम्परेचर है नीचे एंड ऊपर द सेल्स. So let's suppose sales of ice cream है ना. So as the temperature increasing, the sales of ice cream is also increasing है ना. So यहाँ पे क्या है कि let's suppose 12 डिग्री सेल्सियस पे $200 का सेल हुआ, देन 14 डिग्री पे कुछ 220-300 के अप्रॉक्स का क्या बोलते हैं सेल हुआ एंड देन दिस टाइप ऑफ आपको डॉट दिख रहे हैं. ठीक है ना. सो अ लाइन इट मीन्स कि जो डॉट अगर इस लाइन से ऊपर है इट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशनल है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है. एंड अगर इस लाइन से नीचे है इट मीन्स कि नेगेटिव है. ठीक है. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर, डॉट के फॉर्म में है. तो ये इट इज द स्कैटर चार्ट और स्कैटर प्लॉट. ठीक है. पायाग्राफ क्या होता है ना, पायाग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में हम डोनेट करते हैं कि एक फुल है, दिस इज द फुल एंड लेट्स सपोज इन द क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज कि हाँ इन द वार्ड 50% नर्सेज है. ठीक है. 40% डॉक्टर्स है, 10% टेक्निकल ऑफिसर्स है. ठीक है ना. ऐसे 20% एचएस. सो इस तरीके से ना हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज को में हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट के फॉर्म में. तो उसको हम बोलते हैं पाईग्राफ और पाई चार्ट. ठीक है. हिस्टोग्राम यू नो वेरी वेल दैट इज कि हम बिटवीन टू थिंग्स के बीच में हम रिलेशन करते हैं. सो हिस्टोग्राफ में क्या होगा कि जो ग्राफ होगा ना वो एक दूसरे से टच करेंगे. सो दैट इज द हिस्टोग्राफ होगा. एंड बार ग्राफ में क्या होगा कि इट इज सेपरेटेड. ये क्या होगा, सेपरेटेड होगा. अगर ये सेपरेटेड होगा तो इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ. ठीक है. एंड अगर ये दोनों टच करेंगे देन इट इज द हिस्टोग्राफ. ठीक है ना. सो बार ग्राफ जैसे कि लेट्स सपोज कि इसको हम कैसे बताते हैं कि 50% डॉक्टर्स है ना, 40% ये है ना. दो बिटवीन टू किसी भी दो चीजों के बीच में चीजों को रिप्रेजेंट करना. सो वो हमारा बार ग्राफ होता है. एंड हिस्टोग्राफ में कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है एंड इसमें थोड़ा सेपरेट होते हैं. ठीक है ना. सो दैट इज द पिक्चर. आपको पता होना चाहिए. इसके स्कैटर में सिंपल स्कैटर फॉर्म में होता है. सो ये आई थिंक सब बच्चों को पता होगा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है ना. सो इस तरीके का हमारा रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एंड इट इज वेरी सिंपल. ठीक है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है. ये तो बहुत रेयरली लाइक अभी एक ही बार पूछा था, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली आज जैसे कि जो हमने तीनों जो हमने क्वेश्चंस दिखाया इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट क्वेश्चंस हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं सो दैट हम फटाफट इस क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे. ठीक है ना. सो डिटेल पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रोसेस पता होना चाहिए बिकॉज लाइक इन वन ऑफ द एग्जाम मैंने देखा था कि दे आर आस्किंग कि
लाइक दे आर आस्किंग रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है एंड फोर्थ स्टेप क्या है. सो हो सकता है कि इन द नॉर्सेट में भी ये पूछ सकते हैं. सो इन द रिसर्च प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं होगा तो आप कैसे रिसर्च करोगे ना. लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन योर वार्ड एंड आपको प्रॉब्लम क्या मिला कि आपके वार्ड में जो यूरिन में कंटेमिनेशन रेट बहुत ज्यादा आ रहा है. सो दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिसर्च प्रोसेस दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे ही हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि ये जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, whether any research already happened on this problem या नहीं, है ना. so any research happened or not, या फिर कुछ भी intervention दिया है, क्या है, कैसा result आया है. so all the things we are reviewing, so that is known as review of literature. so all the literature based on this problem we are reviewing, है ना. so first we have to identify the research problem, second review the literature, and then third क्या है, formulation of hypothesis. so let's suppose in your word you find कि there is a contamination rate increase हो रहा है. तो आपने क्या किया, आपने लिखा कि पेरिनियल हाइजीन इंप्रूव द पेरिनियल हाइजीन डिक्रीज द रेट ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द यूरिन, है ना. सो दैट इज द हाइपोथेसिस, यू जस्ट फॉर्म दैट हाइपोथेसिस, है ना. अभी ये ट्रू हुआ है नहीं हुआ कुछ पता नहीं है, ये इसका रिजल्ट लाइक पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, यू जस्ट फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस. सो दैट इज द थर्ड प्रोसेस, है ना. सो दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, सो दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस, है ना. सो identification of research problem, then review of literature, then formulation of hypothesis, and then hypothesis form करने के बाद we have to select the research design. And this is something the important one, because the most of the time the question has asked from this topic only, that is the research design, ठीक है ना. so after formulation of hypothesis we have to select the research design, whether you are doing with the help of experimental कर रहे हो, non experimental कर रहे हो, या फिर non एक्सपेरिमेंटल भी करे तो कौन से है, वेदर इट इज कोहर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, क्या है. सो दैट इज द रिसर्च डिजाइन आपको सेलेक्ट करना है. एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द सैम्पलिंग, कि कितना नंबर ऑफ सैंपल्स लेना है एंड क्या सैम्पलिंग टेक्निक होगी आपकी. एंड देन यू हैव टू कलेक्ट द डेटा. सो आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वेदर यू हैव टू लाइक जस्ट सर्च द पास्ट रिकॉर्ड्स, या फिर क्वेश्चन फॉर्म होगा, या फिर ऑब्जर्व करोगे, है ना. सो दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन आपको देखना है. And then you have to analyze your data. Analysis के बाद आपको interpret करना है, and then you have to find the conclusion and the report writing आपको लिखनी है. so that is the final process, ठीक है ना. so the most important part in this जो आपको basically exam में आता है, that is the selection of research design. many times the question has asked from this topic research design से, ठीक है. so research design हमारा qualitative भी हो सकता है या फिर quantitative भी हो सकता है. so qualitative में कुछ नहीं है, qualitative में very simple है, that is something की quality based है ना, qualitative है. so that is simply understanding the thought, फीलिंग एंड मीनिंग. जैसे कि एथनोग्राफी, किसी एक कल्चर के बारे में स्टडी कर लिया हमने, किसी एक ग्रुप को देख लिया हमने, है ना. सो दैट इज द क्वालिटेटिव, है ना. सो अंडरस्टैंड द थॉट, फीलिंग एंड मीनिंग. सो इसमें बेसिकली जो डेटा कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, दैट्स व्हाई इट इज क्वालिटेटिव, है ना. सो कैसा डेटा होगा, इंटरव्यू के फॉर्म में हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया ना. सो दैट इज द क्वालिटेटिव, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया. द इंपॉर्टेंट वन इज द क्वांटिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव में जो डेटा होगा कैसे फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा. क्वांटिटी हम लाइक मेजर कर पाएंगे, है ना. सो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा. एंड इसमें बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखेंगे. सो we can measure and test the cause and effect relationship. जैसे कि tobacco can cause cancer, so we will see the result कि कैसे उसमें tobacco is it real कि tobacco can cause cancer. so that is something quantitative. इसमें हमारे पास कुछ डेटा होगा, हम नंबर्स बनाएंगे, कुछ लाइक स्कोर होगा, परसेंटेज होगा. सो दैट इज अ न्यूमेरिकल डेटा होगा. एंड क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव डेटा होगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है. सो क्वांटिटेटिव हो गया. सो क्वांटिटेटिव में भी फर्दर क्या होता है, हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल एंड एक हमारा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल. सो एक्सपेरिमेंटल में क्या हो रहा है, एज द नेम सजेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कुछ
इंटरवेंशन देंगे एंड देन हम देखेंगे क्या आउटकम आ रहा है. तो दैट इज सिंपल. एक्सपेरिमेंट करेंगे और इंटरवेंशन देंगे एंड देन वी आर चेकिंग द आउटकम. ठीक है. सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल. सो एक्सपेरिमेंटल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नॉन एक्सपेरिमेंटल. सो नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा कि आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, कुछ आप इंटरवेंशन नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, है ना. सो नो मैनिपुलेशन, नो इंटरवेंशन, यू आर जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरिंग द थिंग एज नेचुरली हैपेंस. सो दैट इज द नॉन एक्सपेरिमेंटल. एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमारे 4-5 टाइप है, उसमें से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम पांचों टाइप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं बिकॉज बहुत सिंपल है. सो फर्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव. सो एज द नेम सजेस्टिंग डिस्क्रिप्टिव. सो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करें, जस्ट डिस्क्राइब करें. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन विद सर्टेन फिनोमेना विदाउट मैनिपुलेशन एंड विदाउट एनी कंट्रोल ग्रुप. सो हमारे पास एक 2 ग्रुप होते हैं. एक होता है मैनिपुलेटिंग ग्रुप जिसमें हम इंटरवेंशन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे. एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है जो जिससे हम कंपेयर कर सकेंगे कि हमने इसमें इंटरवेंशन दिया, ट्रीटमेंट दिया. एक हमारा ग्रुप है जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो दोनों में क्या आउटकम मिला है ना. सो वो होता है. सो इसमें हमारा कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई भी हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा. वी आर जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन विद सर्टेन फिनोमेना. जैसे कि सर्वे ऑफ 500 नर्सिंग स्टूडेंट टू फाइंड देयर स्टडी हैबिट. तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमने 500 नर्सिंग के स्टूडेंट्स को लिया एंड उसमें हमने क्या देखा, हमने स्टडी हैबिट्स देखा. इसमें हमने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया, कुछ भी हमने इंटरवेंशन, कुछ भी टेस्ट नहीं दिया, कुछ कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया. जस्ट सिंपली वी आर सर्वे the 500 nursing student to find out their study habits. That is the descriptive study, है ना. So description of the characteristics of individual, group or situation with certain phenomena. There is no cause effect is tested. Very important. तो basically exam में क्या आता है, exam में आपको ऐसे line नहीं देंगे. They are not asking कि कौन सा data है ना. So simply they will give the example कि in a research the survey of 500 nursing students to identify their study हैबिट्स. सो ये कौन सा रिसर्च डिजाइन है. सो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है. तो आपको वो मेन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स चीज होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए सारे रिसर्च के. ठीक है ना. सो ये हमारा एक नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गया. सेकेंड हमारा है कोरिलेशनल. सो कोरिलेशन मतलब क्या हो रहा है, कोरिलेशन 2 चीजों को हम रिलेशनशिप कर रहे हैं. कैसे, देखो, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स. कैसे, जैसे कि स्टडी if there is a relationship between hours of sleep and exam performance. So let's suppose if sleep increase, हमने एक ग्रुप लिया है, उसमें क्या है कि स्लीप अगर वो 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो उनमें जो मार्क्स, उन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो रहा है ना. या फिर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो मार्क्स डिक्रीज हो रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे 2 और मोर वेरिएबल्स में हमने रिलेशनशिप देख लिया ना, स्लीप एंड द मार्क्स या फिर स्ट्रेस एंड द मार्क्स. बट ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता. हो सकता है कि जो मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुआ, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. हो सकता है वो कम सो भी रहा होगा और अदर कुछ प्रॉब्लम होगा. बट यहाँ पे बेसिकली हम 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं. सो दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स और 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं. सो दैट इज द कोरिलेशनल, है ना. सो study relationship between 2 or more variables, studying if there is a relationship between hours of sleep and the exam performance. So that is, so positive correlational भी हो सकता है, negative correlational भी हो सकता है. जैसे कि sleep increase, marks increase. So that is the positive correlational. And if stress is increase, marks decrease. So that is the negative correlation. So that is very simple. ठीक है. थर्ड हमारा है कंपैरेटिव. सो दैट इज कंपेयर करना. सो इसमें क्या हुआ, कंपेयर 2 और मोर ग्रुप ऑन अ वेरिएबल. सो दैट इज कि कंपेयरिंग द बीपी ऑफ स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स. सो बीपी हमें कंपेयर करना है, दैट इज वन वेरिएबल. किससे, ऑफ स्मोकर पर्सन से एंड नॉन स्मोकर, कि स्मोकर में बीपी ज्यादा है या फिर नॉन स्मोकर्स में बीपी ज्यादा है. सो दैट इज द कंपेयरिंग करना. सो कंपेयर 2 or more groups on a variable. So that is the comparative. Very simple. Then coming to the most important, that is the case control study, cohort study, and the third one that is the cross sectional study. वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. ये सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए इसमें, because this is something very important for the exam point of view. So case कंट्रोल स्टडी मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास केस होगा ग्रुप, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा एंड उसकी हम स्टडी करेंगे. ठीक है ना. सो केस का मतलब क्या है, जिसको ऑलरेडी डिजीज हो रखी है. सो केस कंट्रोल में बेसिकली हम कैसे जा रहे हैं, हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, हम फ्यूचर में जा रहे हैं, सॉरी हम पास्ट में जा रहे हैं. डिजीज अभी ऑलरेडी हो रखा है पेशेंट को. हमारे पास एक ग्रुप है जिसको ऑलरेडी लंग कैंसर हो रखी है, एंड देन वी आर गोइंग टू
पास्ट, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पास्ट एंड चेकिंग कि ये जो ग्रुप है लंग कैंसर का, वेदर दे एक्सपोज विथ स्मोकिंग और नॉट. सो वी आर चेकिंग देयर स्मोकिंग हैबिट्स, है ना. सो दैट इज द डिजीज ऑलरेडी हो रखा है, आउटकम ऑलरेडी हो रखा है, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एक्सपोजर कि वेदर द स्मोकिंग का एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना. सो इफेक्ट ऑलरेडी हो गया है, हो गया ना, एंड हम कॉज की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये होता है हमारा केस कंट्रोल स्टडी. ठीक है. सो केस इज ऑलरेडी हैव डिजीज और एनी कंडीशन जो हमें स्टडी करना है. कंट्रोल में हु डोंट हैव एनी डिजीज. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी. सो केस कंट्रोल स्टडी भी एंड कोहॉर्ट स्टडी, दोनों के दोनों हमारा कौन सा है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है. एंड इसमें क्या हो रहा है कि बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर स्टार्ट द स्टडी. सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी एक्सपोजर आउटकम दोनों हो रखा है, लंग कैंसर हो रखा है ना. सो दैट इज द ऑलरेडी हो गया, एक्सपोजर आउटकम सब कुछ हो रखा है. एंड प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज. लंग कैंसर हो रखा है, दैट इज द इफेक्ट, एंड हम कॉज कहां जा रहे हैं, वी आर फाइंडिंग कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ. सो हमारा वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज. सो लेट्स सपोज देयर इज अ पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम. अभी हमने 2026 में हमने अपनी स्टडी स्टार्ट किया. हमने एक पॉपुलेशन लिया, उसमें हमारा एक केस ग्रुप है जिसको लंग कैंसर है, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिसको लंग कैंसर नहीं है. एंड देन वी आर इन द लंग कैंसर पेशेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, बाय टेकिंग देयर हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड, सर्वे एंड ऑल्सो हमने क्या फाइंड किया कि इनमें से कौन जो है वो एक्सपोज हुए थे लाइक बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग से, एंड द पर्सन हु आर नॉट एक्सपोज विद द स्मोकिंग, है ना. सो दैट इज एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज. एंड सेम फॉर द कंट्रोल ग्रुप, हम उसमें देखेंगे कौन से एक्सपोज हुए थे एंड कौन से नॉन एक्सपोज हुए थे. तो इसमें हम बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से हम पीछे जा रहे हैं, दैट इज द बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना. सो प्रेजेंट से हम 2000 में जा रहे हैं, 2005 में जा रहे हैं. सो दैट इज द प्रेजेंट से हम बैकवर्ड में जा रहे हैं. प्रेजेंट से हम रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं. सो दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है, या फिर बैकवर्ड स्टडी बोले. सो दैट इज द केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें डिजीज आउटकम सब कुछ हो रखा है. एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द पास्ट टू सी द एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था. ठीक है. सो इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्ट टू कॉज की तरफ जा रहे हैं, इफेक्ट हो गया, डिजीज हो गया, एंड देन वी आर फाइंडिंग द कॉज. स्मोकिंग है कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर और नॉट, है ना. डिजीज ऑलरेडी हो रखा है, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर कि डिजीज लंग कैंसर, इसका रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग. सो हम डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है ना. आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, आउटकम ऑलरेडी हो गया लंग कैंसर, एंड देन वी आर फाइंडिंग द एक्सपोजर वेदर दिस पर्सन इज एक्सपोज टू क्या बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग और नॉट, है ना. और कंपेयर डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज. ठीक है. सो ये हमारा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. इसमें ना कहीं से भी कुछ भी वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड हमारा है कोहर्ट स्टडी. सो कोहर्ट में क्या हो रहा है, कोहर्ट में हमने एक ग्रुप लिया, सिंपल है, अभी हम प्रेजेंट में हमने एक ग्रुप लिया. ठीक है. हमने एक ग्रुप लिया, सो दैट इज द कोहर्ट. सो इट इज ऑल्सो द ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी. दोनों ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी हम बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है ना. एंड देयर इज अ कोहर्ट. सो कोहर्ट का मतलब क्या होता है, कोहर्ट मींस यू नो वेरी वेल, कोहर्ट इज समथिंग की एक कॉमन ग्रुप जिसमें कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करें. जैसे कि यू people are preparing for the NOSET exam, so you are of same cohort. आप एक same cohort के हैं because you all are preparing for a NOSET exam, so that is the cohort. एक आपका एक cohort बन गया. ठीक है ना. So cohort is the group of individual who share common characteristics, right? So cohort have to be free from disease at time of start of the study, because हमें यहाँ पे हम बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. तो हमने एक ग्रुप लिया, हमने अभी प्रेजेंट में एक ग्रुप लिया जिसमें कोई डिजीज नहीं है, जिसमें कोई डिजीज नहीं है, एंड देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर कि क्या इनमें स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा. सो हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर तक उसको हम लाइक 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स तक हम उस पॉपुलेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है ना. सो इट प्रोवाइड्स द एविडेंस टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम. ऑफ कोर्स इससे, जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक ग्रुप लिया जो कि स्मोकिंग करते हैं, एक ग्रुप लिया जो स्मोकिंग नहीं करते, आपने उसको 10 साल 15 साल तक आपने ऑब्जर्व किया, एंड देन यू लैंड अप की जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा देखने को मिला है, एंड जो नॉन स्मोकर थे उनमें लंग कैंसर का इंसिडेंस कम मिला था. इट मींस there is the
link between the smoking and the lung cancer, right? So I am giving you example of the lung cancer and the smoking again and again so that you can easily understand, है ना, दोनों में मैं सेम सेम एग्जांपल दे रही हूँ. Okay, so that is कि it provides the evidence to support the existence of an association between the exposure and the outcome, right? And both exposed and non-exposed group should equally susceptible to disease under the study. हमें ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है ना? एंड इसमें प्रॉपर लाइक डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ होता है, क्लियरली डिफाइन होती है बिफोर स्टार्ट द स्टडी. ऐसे नहीं कि हम किसी भी पॉपुलेशन को ले लेंगे. देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपने एक कोहर्ट लिया. आपने एक कोहर्ट लिया 2025 में या 2026 में आपने स्टडी स्टार्ट किया, आपने एक कोहर्ट लिया, उसमें दो ग्रुप है, एक एक्सपोज्ड ग्रुप है किसके, स्मोकर का, एक स्मोकिंग करता है, एंड एक ग्रुप जो है स्मोकिंग नहीं करते हैं. देन आपने 10 साल 15 साल 20 साल आपने उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन यू गेट एन आइडिया कि जो एक्सपोज करते थे उसमें कितने को डिजीज हुआ, लंग कैंसर हुआ, एंड कितने को डिजीज नहीं हुआ. एंड सेम इन नॉन स्मोकर ग्रुप में भी आपने कंपेयर किया कि कितने को डिजीज हुआ एंड कितने को डिजीज नहीं हुआ, ठीक है ना. एंड देन यू आर कंपेयरिंग द रेट कि यस स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कितना ज्यादा इंसिडेंस रेट है. ओके, सो इट कंपेयर द एक्सपोज्ड एंड नॉट एक्सपोज्ड ग्रुप सिंपली. एंड इसमें बेसिकली आपको इंसिडेंस भी बताता है ना कि आपको न्यू रेट कि यस स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कितना इंसिडेंस है इसका. तो इंसिडेंस कोहर्ट स्टडी विल गिव यू इंसिडेंस आल्सो, है ना. सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. एंड यहाँ पे आप कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं. योर आपके पास कॉज है एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द इफेक्ट. आपके पास ऑलरेडी स्मोकर वाला पेशेंट है, स्मोकर वाला ग्रुप है, एंड देन यू आर सीइंग कि इनको लंग कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ. सो यहाँ पे आप कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हो, बट वहां पे आप केस कंट्रोल स्टडी में आप कहाँ से जा रहे हो, आप इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना. सो एक्सपोजर टू आउटकम की तरफ जा रहे हो, सब कुछ ऑपोजिट है. यहाँ पे आप एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे आप रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जा रहे हो. सो दैट इज द कोहर्ट स्टडी एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट टू फ्यूचर जा रहे हो. सो दैट इज द प्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ स्टडी हो गया ना. सो अगर हम सिंपल वे में बोले तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या है कि स्टार्ट विद द डिजीज, आपके पास डिजीज ऑलरेडी है एंड यू लुक बैक टू एक्सपोजर. सो डिजीज से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हो, देन इट इज द केस कंट्रोल. एंड कोहर्ट में क्या होगा, यू स्टार्ट विद द एक्सपोजर एंड मूविंग टुवर्ड्स द डिजीज. सो एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाओगे, सो हमारा कोहर्ट हो जाएगा. एंड क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शनल इज नथिंग, इट इज सिंपली कि आप डिजीज, आउटकम, एक्सपोजर सब कुछ आप एक ही टाइम पर देख रहे हैं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दोनों चीज देख रहे हो. सो दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल. कोहर्ट केस कंट्रोल में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपकी 10 साल 15 साल तक ऑब्जर्व कर रहे हो. यहाँ पे आप इतने सालों तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक्सपोजर, आउटकम, डिजीज सब एक साथ देखोगे. कैसे, जैसे कि कलेक्ट्स डेटा ऑन एक्सपोजर एंड आउटकम साइमल्टेनियसली, देन इट इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी. जैसे कि अ सर्वे ऑन प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया अमंग 500 एडोलेसेंट्स गर्ल्स इन अ सिटी एट वन पॉइंट इन टाइम. रिसर्चर चेक हीमोग्लोबिन लेवल एंड डाइटरी हैबिट्स एट द सेम टाइम. सो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपने 500 अनीमिक स्टूडेंट लिया, 500 से बेसिकली आपने एडोलेसेंट्स लिया, उसमें देखा कि कितने लोगों को अनीमिया है. उन अनीमिया वाले लोगों से आपने सर्वे किया कि उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी थी. तो आपने एक लिंक हुआ कि जो अनीमिक है वो लाइक आयरन रिच डाइट कम लेते थे, है ना. सो ये आप एक ही पॉइंट पे सब कुछ कर रहे हो ना. यहाँ पे ऑलरेडी आउटकम हो गया, ऑलरेडी अनीमिया हो गया है, ऑलरेडी एक्सपोजर हो रखा है, उनकी आयरन रिच डाइट कम थी, सब कुछ एक साथ हो रखा है. एंड देन यू आर स्टडिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे आप कुछ फॉलो अप नहीं कर रहे हो. इन द केस कंट्रोल, इन द कोहर्ट में बेसिकली आप फॉलो अप करते हो ना. कोहर्ट में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो फॉर 10 years 15 20 whatever. बट इन द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली करोगे आप. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक्सपोजर, आउटकम सब कुछ देख लोगे. सो दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है ना. सो पॉपुलेशन स्टडी एट वन टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोजर प्लस आउटकम मेजर्ड टुगेदर एट प्रेजेंट टाइम. सो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी. एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. एंड अब हमें मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है. So first very important, very simple question, that is the cohort study also known as a experimental study. No, देखो हमने भी क्या पढ़ा कि वी हैव टू टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंटल है ना, रिसर्च, ये अलग अलग होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमने देखा ये सारा. नॉन एक्सपेरिमेंटल हमने डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, कोहर्ट, केस कंट्रोल वगैरह देखा, है ना. सो एक्सपेरिमेंटल तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन. कमिंग टू द बी, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव स्टडी. सो कोहर्ट स्टडी इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी और मेथोडोलॉजी और केस कंट्रोल स्टडी. सो हमारे पास एक था केस कंट्रोल
जिसमें हम क्या कर रहे थे, डिजीज ऑलरेडी हो गया था, डिजीज से हम आउटकम की तरफ जा रहे थे, डिजीज से हम एक्सपोजर की तरफ जा रहे थे, सॉरी, ठीक है ना। सो केस कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो ये क्या हमारा है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। मेथोडोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। मेथोडोलॉजी इज समथिंग द मेथड्स, लाइक विच टाइप ऑफ मेथड यू आर यूजिंग, कि आप कौन सा रिसर्च डिजाइन ले रहे हो, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक ले रहे हो, कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड ले रहे हो। सो दैट इज ऑल द process, all the methods that you are using in your research, so that is the methodology, है ना। so sampling technique, research design, data collection का क्या method है, कैसे आप analysis करोगे, so these all are included in the methodology, so it is एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो या तो हमारा ऑप्शन बी है या तो डी है। ए और सी तो हमने इजिली एलिमिनेट कर लिया, राइट। हमारे पास या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी हो गया। यू नो वेरी वेल, केस कंट्रोल स्टडी इज समथिंग दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हम पास्ट में जा रहे हैं, सो ये हमारा गलत हो गया। सो कोहर्ट स्टडी इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी। वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो आप ये आंसर नहीं कर पाते, राइट, है ना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड फॉर स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन pollution and respiratory disorder, particularly in the last 10 years. So understand, so they are saying ki there is studying the relationship between the pollution and respiratory disorder. It means ki आपके पास एक ग्रुप है जिसको आपको पोल्यूशन एक्सपोज है एंड यू आर स्टडिंग कि उस पोल्यूशन की वजह से किसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, कितने लोगों को एंड कितने लोगों को नहीं हो रहा है ना, फॉर 10 इयर्स के लिए। तो आप 10 इयर्स तक फॉलो अप कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग द कोहर्ट स्टडी हो गया, है ना। आप 10 इयर्स तक फॉलो अप कर रहे हो एंड यू आर चेकिंग कि पॉल्यूशन से कितने लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, कितने लोगों को दिस इज समथिंग कि पॉल्यूशन एक्सपोजर से कितने लोगों को डिजीज हो रहा है ना। सो आप एक्सपोजर से डिजीज की तरफ जा रहे हो, राइट। यू आर गोइंग फ्रॉम कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हो, सो दैट इज समथिंग द कोहर्ट स्टडी, राइट। एंड क्रॉस सेक्शनल तो वेरी सिंपल, अगर ये बोलते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलते तो वो क्रॉस सेक्शनल हो जाता है। 10 इयर्स बोल दिया, 10 इयर्स जैसे ही बोला उन्होंने, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बी हमारा है केस कंट्रोल। सो केस कंट्रोल में हम बेसिकली हम बैकवर्ड जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिजीज, सो लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से हम पॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, है ना। सो दैट इज डिफरेंट हो गया। एंड एक्सपेरिमेंटल तो ये है ही नहीं, दिस ऑल आर नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करे ना। सो यू आर जस्ट चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉल्यूशन एंड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फॉर द 10 years, है ना। So that is not the experimental. Experimental is something you're giving some experiment, you're doing some intervention, you're giving some treatment, so that is the experimental, है ना। So ये हमारा eliminate हो गया। Then the answer is C is the correct answer. Very simple. Okay, moving to the next questions, that is a researcher collects historical data on a group of subjects and follow them to determine the occurrence of a disease or outcome. Which type of study design this describes? So देखो, the researcher collects historical data on a group of subjects and follow them to determine the occurrence of a disease or outcome. So researcher क्या कर रहा है, researcher follow up कर रहा है to check the occurrence of disease और आउटकम। सो बेसिकली उन्होंने, रिसर्चर ने हिस्टोरिकल डेटा लिया एंड उस डेटा से वो देख रहा है कितने लोगों को डिजीज हुआ है, कितने लोगों को डिजीज नहीं हुआ है। सो ऑफ कोर्स इट इज द कोहर्ट स्टडी है। ये हमारा कौन सा स्टडी है, कोहर्ट स्टडी। इट इज नॉट द केस कंट्रोल एंड इट इज नॉट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि केस कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि डिजीज ऑलरेडी हो गई है एंड देन दे आर फाइंडिंग द कॉज फाइंड कर रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली अकरेंस ऑफ डिजीज और आउटकम ऑलरेडी हो गया एंड वो उसको फॉलो करे ना। सो रिसर्चर कलेक्ट्स हिस्टोरिकल डेटा ऑन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फॉलो देम टू डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ डिजीज और आउटकम, है ना। फॉलो देम to determine the occurrence of a disease or outcome. So that is हमारा कोहर्ट स्टडी है। बट कोहर्ट में उन्होंने हमारे पास 2 ऑप्शंस दे दिया, एक हमारा दे दिया प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी एंड दूसरा हमारा दे दिया है रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल कोहर्ट स्टडी। सो प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा ना, प्रोस्पेक्टिव में कि लेट्स सपोज आपने अभी स्टार्ट किया,
2026 में स्टार्ट किया, एंड जो ग्रुप आपने लिया उसको कोई डिजीज नहीं है, फिलहाल कोई डिजीज नहीं है, एंड देन यू आर स्टडिंग फॉर 10 इयर्स एंड देन यू आर फाइंडिंग किसको डिजीज हुआ किसको डिजीज नहीं हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव। अब आगे बढ़ रहे हो ना, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। बट रेट्रोस्पेक्टिव में बेसिकली आप क्या करते हो, रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल में बेसिकली क्या करते हो, आप हिस्टोरिकल डेटा देखते हो, है ना, आप जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल आप हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन उस हिस्टोरिकल डेटा से आप जाते हैं कहाँ पे, कितने लोगों को डिजीज हुआ, कितने लोगों को लाइक आउटकम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सो आपने हिस्टोरिकल डेटा लिया एंड देन यू आर चेकिंग कितने लोगों को डिजीज हुआ था, है ना। सो आपने लेट्स सपोज आपके पास 200 लोगों को आपने लिया एंड आपने उसका रिकॉर्ड्स चेक किया कि कितने लोगों को डिजीज हुआ था, है ना। डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ अ डिजीज, फॉलो अप करते करते, ठीक है ना। सो फॉलो अप बोल दिया ना, ऑन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फॉलो देम टू डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ डिजीज और आउटकम, सो दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी, है ना। सी एंड डी तो हमने इजिली एलिमिनेट कर लिया था, बट हम स्टक हो गए थे कि वेदर इट इज ए और बी। तो ए में बेसिकली हम अभी से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ हम अभी से स्टार्ट करें एंड देन वी आर चेकिंग कि किसको डिजीज हुआ या नहीं हुआ। बट रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल एज द नेम सजेस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल, तो इसमें हम बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे, ठीक है। सो बी आंसर हमारा होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आया है, यस बहुत सिंपल। सो इसमें मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीडीएसए इन अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। सो देखो, एक तो हमारा रिसर्च होता है, दैट इज वी आर सर्चिंग समथिंग, है ना, रिसर्च होता है। एक हमारा होता है क्यूआई, दैट इज नोन एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन एनी एरियाज, लेट्स सपोज आप किसी न्यूरोलॉजी वार्ड में काम कर रहे हो एंड यू आर सीइंग कि आपके वार्ड में ना कंटामिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, यूरिन कंटामिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा यूरिन कल्चर पॉजिटिव आ रहा है। सो दैट इज योर प्रॉब्लम इन योर एरिया। सो आपका क्या माइंड है कि मुझे इस प्रॉब्लम को कम करना है। सो लेट्स सपोज 15% है, जो यूरिन कंटामिनेशन रेट कितना है, 15% है, आपको उस 15% से आपको 5% पे लाना है ना। सो दैट इज योर प्रॉब्लम, है ना। सो इसमें क्यूआई में हम मेथोडोलॉजी बेसिकली कौन सा फॉलो करते हैं, दैट इज पीडीएसए। मोस्ट कॉमनली वी आर फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी, दैट इज पीडीएसए। सो पीडीएसए में क्या होता है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं। सो हमने प्लानिंग किया, हमने देखा कि हमारे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है एंड वी कम अप कि हमारे वार्ड में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि यूरिन कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये प्लानिंग कर लिया। इसको प्लानिंग करने के बाद अब हम सोचेंगे हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आया है इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। सो दैट इज डू। तो लेट्स सपोज आपने क्या सोचा कि जो हम यूरिन जो कल्चर जो हम कलेक्ट करते हैं, सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, उसकी टेक्निक हो सकती है खराब होगी, है ना। बिकॉज ऑफ दैट जो कल्चर है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो आपने कुछ वीडियोस बनाया, है ना, आपने वीडियोस बनाया, उस वीडियोस को आपने सर्कुलेट कर दिया अपने क्या बोलते हैं, अपने जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट का ग्रुप है उसमें कर दिया, या फिर आपने कुछ काइंड ऑफ वीडियोस बनाया, या फिर आपने ऑब्जर्व किया, अपने टीचिंग मेथड यूज किया, आपने लाइक ग्रुप लोगों का ग्रुप बनाया और उसको टीच किया कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना होता है, राइट वे ऑफ कलेक्टिंग मेथड क्या होता है, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ, या फिर चेकलिस्ट आपने बना दिया कि आप जब भी कोई पेशेंट, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी नर्स अगर यूरिन कल्चर कलेक्ट करने जाएंगे, आप उसके साथ एक चेकलिस्ट दोगे, सो दैट वो चेकलिस्ट चेक करेगा एंड टिक करेगा, हाँ पहले कौन सा स्टेप है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। सो दैट इज द डू, है ना। सो आपने वो डू किया। देन स्टडी, आपने स्टडी किया कि जो आपने इंटरवेंशन दिया था, जो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था, वेदर इट इज वर्क और नॉट वर्क। तो आपने लेट्स सपोज चेकलिस्ट बनाया, तो उस चेकलिस्ट बनाने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम था यूरिन कंटामिनेशन, वो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। सो लेट्स सपोज 15% से वो 10% हुआ, इट मींस कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप उस चेकलिस्ट को क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे, अडॉप्ट कर लोगे, आप उसको सबको बताओगे कि ये आपको फॉलो करना है ना। सो दैट इज द प्लान, डू, स्टडी एंड देन एक्ट, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने जो चेकलिस्ट बनाया उसको बनाने के बाद भी आपका जो यूरिन कंटामिनेशन है वो 15% ही है, या फिर और 20% हो गया, इट मींस कि जो चेकलिस्ट जो मेथड बनाया था आपने वो वर्क नहीं किया, तो आप कुछ और लोगे, तो उसको आप अबेंडन कर दोगे एंड आप दूसरा मेथड लोगे, तो देन आपका नेक्स्ट पीडीएसए स्टार्ट हो जाएगा ना। सो दैट इज द पीडीएसए, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा ना। सो हमने लाइक ये प्रॉब्लम लिया था, हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा ऐसे यूरिन कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने ये प्रॉब्लम लिया एंड हमने लाइक बहुत सारे पीडीएसए 1 2 3 4 हमने लिया, लाइक 1 भी फेल हो गया, 2 भी फेल हो गया, 3 भी फेल हो गया, देन फाइनली 5th वाला जो पीडीएसए था वो हमारा काम किया एंड वहां पे हमारा यूरिन कंटामिनेशन जो है वो 6-7% के अप्रोक्सीमेटली आ गया, है ना। सो दैट इज द पीडीएसए, है ना। सो प्लान, देन डू, देन स्टडी, देन द एक्ट। सो आंसर क्या होगा,
A is the correct answer. Understood? ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टाइप 1 एरर. तो बेसिकली आपको क्या क्या आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आपको रिसर्च में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है. एक तो रिसर्च डिजाइन आपको पता होना चाहिए. सेकंड, आपको पीडीएसए, तो ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि पीडीएसए का बेसिकली फुल फॉर्म उन्होंने पूछा, तो मैंने आपको लाइक इलेबोरेटली मैंने आपको समझा दिया कि पीडीएसए क्या होता है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा. थर्ड हमारा टाइप 1 टाइप 2 एरर से क्वेश्चन आता है. सो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो टाइप 1 एरर क्या होता है एंड टाइप 2 एरर क्या होता है. सो टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज अल्फा एरर एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज बीटा एरर. बट ये क्वेश्चंस नहीं आएगा. ओके, सो देखो बेसिकली क्वेश्चंस क्या आएगा. टाइप 1 एरर. सो टाइप 1 एरर का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रियलिटी में देखो, एक मेडिसिन हम लेते हैं, मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं. सो रियलिटी में क्या है कि वो मेडिसिन डज नॉट वर्क. रियलिटी में क्या है कि वो जो मेडिसिन है वो वर्क नहीं कर रहा है. दैट इज अ हाइपोथेसिस. बट जो रिसर्चर क्या बोल रहा है, रिसर्चर बोला नो इट वर्क्स, इट वर्क्स. सो दैट इज समथिंग द टाइप 1 एरर और फॉल्स पॉजिटिव है ना, फॉल्स पॉजिटिव, रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस. सो रियलिटी में यस है, रियलिटी में नो है, दैट मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, बट यू आर saying no it is working है ना. so no but researcher says yes, so that is the type 1 error or it is false positive है ना. false positive ही तो हुआ, ठीक है ना. so reject the true hypothesis. टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज बीटा एरर. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली में रियलिटी में वो मेडिसिन वर्क करता है, बट द रिसर्चर इज सेइंग इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क है ना. सो दैट इज द टाइप 2 एरर. सो दैट इज अ फॉल्स पॉजिटिव. सो फेलिंग टू रिजेक्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस. सो इट इज यस, एक्चुअल पे यस है बट यू आर सेइंग नो है ना. सो इट इज फेलिंग टू रिजेक्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस. सो दैट इज द टाइप 2 एरर. तो ये बेसिकली आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए. टाइप 1 फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव. एंड फॉल्स टाइप 1 इज बेसिकली रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस एंड टाइप 2 में बेसिकली फेलिंग टू रिजेक्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस. एंड टाइप 1 में बेसिकली द एक्चुअल इज नो बट द रिसर्चर इज सेइंग यस. एंड टाइप 2 में बेसिकली एक्चुअली रियलिटी में यस है बट द रिसर्चर इज सेइंग नो है ना. सो दैट इज सिंपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. सो क्वेश्चंस करते हैं हम. क्वेश्चंस में क्या बोला है, टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज ए रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू है ना. सो दैट इज बेसिकली द करेक्ट आंसर. टाइप 1 एरर में क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है कि रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू. सो इट इज बेसिकली ट्रू है बट यू आर रिजेक्टिंग है ना. सो रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस. सो दैट इज द टाइप 1 एरर. फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. C, rejecting a false null hypothesis. D, failing to reject a true null hypothesis. So failing to reject a false null hypothesis ये बेसिकली क्या है, B is the type 2 error. ठीक है ना. सो ये आपको बस एक पता होना चाहिए टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है. थोड़ा एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है सिंपली, ठीक है. एंड आई वांट फ्रॉम यू कि बेसिकली ये जो चीजें है ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. जैसे टाइप 1 एरर क्या हुआ, टाइप 2 एरर क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड ड्यूरिंग एग्जाम, लाइक ड्यूरिंग एग्जाम तो आपको मिलेगा ही नहीं देखने को. बिफोर द डे ऑफ एग्जाम या फिर ऑन द डे ऑफ एग्जाम, लेट्स सपोज 9 से 10 आपका एग्जाम है, तो आप सुबह उठ के 7 to 8 आप थोड़ा तो पढ़ोगे, ऑफ कोर्स पढ़ोगे, तो ये थोड़ा चीजें देख लो है ना. सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, लाइक नया नया सब कुछ याद रहेगा, ठीक है. देन मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा रिसर्च डिजाइन से आता है. सेकंड बेसिकली हमारा ये हाइपोथेसिस वगैरह से पूछ लेते हैं, और ये लाइक पीडीएस से क्या होता है ये इस तरीके से पूछ लेते हैं. एंड थर्ड हमारा आता है सैम्पलिंग टेक्निक. सैम्पलिंग टेक्निक बहुत सिंपल है, इतना आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये. तो सैम्पलिंग टेक्निक से उन्होंने क्या पूछा है कि अ रिसर्चर wants to ensure that every group in a population has an equal chance of being selected. Which sampling technique is most appropriate? तो सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली ना हमारे पास दो तरीके का होता है. एक होता है प्रोबेबिलिटी एंड एक हमारा होता है नॉन प्रोबेबल. सो प्रोबेबल में मतलब सबको इक्वल चांस है फॉर बीइंग सिलेक्टेड. नॉन प्रोबेबल में हमारे सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है सिलेक्टिंग होने का. लाइक दे सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जजमेंट कुछ होता है, उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना. सो दे आर सेइंग कि the researcher want to ensure that every group in a population has an equal chance of being selected. So it is the probability sampling है. and probability में भी कौन सा है, this is the simple random. So simple random में क्या होता है, simple random. So everybody has equal chances. So like let's suppose 1000
लोगों का पॉपुलेशन है, तो उसमें एवरीबडी हैज इक्वल चांसेस। तो क्या करेंगे, कोई लॉटरी मेथड हो गया, सबका नाम लिख के डाल दिया एंड रैंडमली पिक किया, तो रैंडमली सबके किसी को भी हम पिक कर सकते हैं। देयर इज नो एनी क्राइटेरिया लाइक एज और काइंड ऑफ की मेल और फीमेल को सिलेक्ट करना है या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी हैव इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड, सो दैट इज अ सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम में क्या होता है ना, स्ट्रेटिफाइड में बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उसको पहले बेसिकली हमने दो ग्रुप में बना दिया, 2 या 3 ग्रुप में बना दिया, एंड देन उस ग्रुप से हम इक्वली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, सो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो जैसे कि लेट्स सपोज 5000 का पॉपुलेशन है, उसको पहले हमने मेल एंड फीमेल में हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, एंड देन हमने इक्वली हमने किसी में से एक लाइक देन देयर इज इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, है ना। सो पहले हमने ग्रुप में डिफाइन किया एंड देन ग्रुप में से हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, सो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, ओके। देन हमारा है कन्वीनियंस। सो एज द नेम सजेस्ट कन्वीनियंस, सो कन्वीनियंस बेसिकली हमारा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। सो कन्वीनियंस मतलब कि हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सपोज मैं आईसीयू में काम कर रही हूँ एंड आई वांट टू स्टडी द स्ट्रेस और द डिस्टर्बेंस इन द स्लीप ऑफ द आईसीयू नर्सेज। तो मैं आईसीयू में ही काम कर रही हूँ, तो मुझे आईसीयू नर्सेस बहुत इजीली मिल जाएगा, है ना। सो दैट इज कन्वीनियंट टू मी, सो दैट इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग, जो आपके कन्वीनियंस में, जो आपको इजीली मिल जाएगा, सो दैट इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है। सेकंड हमारा है पर्पोजिव सैंपलिंग। सो पर्पोजिव मतलब कि सम पर्पस होगा, सम आप कुछ जजमेंट, कुछ पर्पस आप उसमें इंक्लूड करोगे, सो दैट इज द पर्पोजिव सैंपलिंग, जो कि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। सो दैट इज द डेलिबरेटली सिलेक्ट द स्पेसिफिक पीपल बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपर्टीज नीडेड फॉर द स्टडी, है ना। सो दैट इज द पर्पोजिव सैंपलिंग, है ना। सो पर्पोजिव सम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एक्सपर्टीज है ना। सो लेट्स सपोज आपको चेक करना, आप चेक करना ही चाहते हो कि डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप इन द आईसीयू नर्सेस, तो आपने एक आईसीयू नर्सेस को ही लोगे। सो दैट इज सम कि आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपर्टीज है कि आपको आईसीयू नर्सेस का ही डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप फाइंड करना है ना। सो दैट इज द पर्पोजिव सैंपलिंग। ठीक है। एक हमारा वन मोर इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, स्नोबॉल सैंपलिंग। सो स्नोबॉल सैंपलिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि स्नोबॉल इज समथिंग की रेफरल सैंपलिंग, है ना। तो आपने किसी एक ग्रुप को पकड़ लिया, सो लेट्स सपोज आपको चेक करना है कि एचआईवी, प्रेवलेंस ऑफ एचआईवी इन द सेक्सुअल वर्कर्स। तो आपको एक सेक्सुअल वर्कर एचआईवी मिल गया एंड आप उसके थ्रू आप और अदर सैंपल जो है अदर क्या बोलते हैं पॉपुलेशंस को लोगे, उसके थ्रू रेफर होगा, वो उसको रेफर करेगा ना। सो दैट इज द रेफरल सैंपलिंग भी है या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि रिसर्च में क्या पढ़ना है, किस टाइप ऑफ एमसीक्यू आएगा। सो दीज आर द टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च, बट इफ यू हैव लेस टाइम, अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव लेस टाइम एंड आपने अभी तक अगर अपना मेजर नर्सिंग पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, दैट इज योर एमएसएन पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी, एफओएन कम सीएचएन, तो आई कैन से कि आप इसको मत पढ़ो। एंड अगर पढ़ना भी चाहते हो तो बहुत बस रिसर्च डिजाइन पढ़ के जाओ, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज लाइक वेरी रेयर होता है कि यहाँ से एमसीक्यू आता है। समटाइम्स द क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, समटाइम्स आता भी है तो मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन आता है। सो इट्स बेटर कि आप मेजर पार्ट पे फोकस करो ना, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से आपको बेसिकली सिलेक्शन का मेन आपको मिलने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छे से मेजर पढ़ रखा है, जिनके पास टाइम है कि वो इसको भी थोड़ा पढ़ ले, बिकॉज कंप्लीट तो किसी को नहीं होता कि लाइक कंप्लीट सिलेबस तो किसी का नहीं होता, बट एक होता है कि हाँ मैंने मेजर पढ़ लिया है, मैंने रिवाइज बहुत पढ़ कर लिया है, मैंने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया है, एंड मतलब मैं इसको भी थोड़ा देख लेता हूँ, सो दैट अगर एक भी एमसीक्यू आए तो मैं वो कर सकती हूँ। तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा, वो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च को देख लिया। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है मेजर पार्ट को तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक इजिली। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।